नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा था और कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा था। और जब हम लोग मीडियम चेंज कर रहे थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का चार्जेस का, तो भी हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाकर भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज का जो भी न्यूमेरिकल्स है कूलम्ब्स लॉ से और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, उन क्वेश्चंस को लेने का कोशिश करेंगे। क्योंकि सेशन हम लोग का छोटा होता है तो 2 4 5 क्वेश्चंस ही ले पाएंगे, और बाकी बात यदि आप लोगों को और भी सेशन चाहिए न्यूमेरिकल का तो आप लोग कमेंट में लिखें, तो मैं वापस फिर से आप लोग के लिए न्यूमेरिकल का सेशन अलग से कर दूंगा। ओके, तो आप लोग को समय नहीं लेते हुए आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारा जो चैनल है नेक्स्ट जन स्कॉलर हब, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ में लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग और हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का न्यूमेरिकल। ओके, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो ये पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है ये कूलम्ब्स ए कॉम्ब ड्रॉन थ्रू ए person hairs on a dry day causes 10 to the power 22 electrons to leave the person's hair and stick to the comb. Calculate the charge carried by the comb. बोल रहा है कि जब हम लोग कंघी करते हैं तो कंघी करने के दौरान क्या हुआ कि बाल से है ना, हमारा हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गया, किसमें? कॉम्ब में, कंघी में चला गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ? तो लिखा हुआ है यहां पर कि 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गया। ओके, तो बोल रहा है कि और ये ट्रांसफर की गया कहां? कंघी में चला गया। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय द कॉम्ब, मतलब टोटल चार्ज निकालना है। आप बताइए कि ये है हमारा हेयर, है और हेयर से ट्रांसफर होके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गया? 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ। ओके, और ये गया कहां? कॉम्ब में गया। कहां पर? कॉम्ब में गया, इस कॉम्ब में गया। ओके, तो बोल रहे ये जो कॉम्ब है, ये कॉम्ब पे टोटल चार्ज का वैल्यू कितना होगा? इतना ही। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। अच्छा, अब चूंकि चार्ज हेयर टू कॉम्ब में गया है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ ये हेयर जो होगा बिकम्स पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और कॉम्ब क्या हो जाएगा? बिकम्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, तो कॉम्ब यहाँ कैसा चार्ज रखेगा? नेगेटिव चार्ज रखेगा। तो टोटल चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा? तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू N इंटू ई। यही होता है, कल भी आप लोग को बता रहे थे हम। Q इक्वल टू N। देखिए यहां से आप बोला कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? 10 टू द पावर 22 दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 22, और इसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1.6, और ये देखो बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो देखो 22 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो इतना 10 टू द पावर 3 कूलम्ब। तो कॉम्ब के पास कितना चार्ज डेवलप हुआ? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 कूलम्ब। ओके, तो इतना कूलम्ब डेवलप हो गया। लेकिन यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब छोटा मोटा यूनिट नहीं है। तो यहां पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है कि ये 10 टू द पावर माइनस है या प्लस है। यदि ये माइनस हुआ, ठीक है, प्लस ही होगा, ये प्लस ही होगा। ओके, तो इतना कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या हो गया? डेवलप हो गया। किस पर? कॉम्ब पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये समझ में आ गया ना? कुछ करना नहीं है, बस केवल Q इक्वल टू N करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ था, और ये कैसा चार्ज रखेगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव चार्ज। कैसा? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि कॉम्ब कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है? कौन पर? नेगेटिव चार्ज। तो आप यहां पे क्या लगा सकते हैं? नेगेटिव चार्ज का साइन लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम is required to get a total charge of 1 coulomb?
फ्रॉम इट। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बोल रहा है एक बॉडी है, ओके, इस बॉडी से लगातार इमिट हो रहा है, क्या इमिट हो रहा है, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इस बॉडी से बाहर जा रहा है ना। तो सीधा सीधी आप समझिए, जब ये एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहा है तो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ये टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। मतलब 1 कूलम चार्ज को बाहर निकलने के लिए, इससे कितना कूलम, 1 कूलम चार्ज को बाहर निकलने के लिए कितना समय लगेगा। मतलब समय तुमसे पूछा है, क्या पूछा है, समय। तो समय कैसे निकालिएगा, सबसे पहले आप देखिए कि 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज निकलेगा, 1 सेकेंड में कितना चार्ज निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो दिया हुआ है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हम लिखेंगे क्या, टोटल चार्ज इमिटेड फ्रॉम बॉडी इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना निकलेगा, तो इसको हम क्यू डैश मान लेते हैं, क्या मानते हैं, क्यू डैश। तो क्या होगा एन इंटू ई, ये जो निकल रहा है क्या निकल रहा है, पर सेकेंड निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ये पर सेकेंड निकल रहा है। तो पर सेकेंड मतलब 10 to the power 9 और ये कितना होगा 1.6 इंटू 10 to the power कितना -19। तो 1 सेकेंड में इतना चार्ज निकलेगा बाहर। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.6 इंटू 10 to the power कितना -10 कूलम। मतलब 1 सेकेंड में इतना कूलम बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो आप समझिए, आप इसको ऐसे बना लीजिए, इन 1 सेकेंड है ना, इन 1 सेकेंड चार्ज कितना जाए 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम। तो इसको एक काम करते हैं, कितना समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। तो इसको नीचे ले आते हैं, तो इधर क्या बचेगा 1 कूलम बचेगा। यदि एक एक नियम में आएंगे तो कितना बचेगा, इधर 1 कूलम निकलने के लिए कितना समय लग जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power कितना -10 सेकेंड। कितना सेकेंड लग जाएगा, इतना सेकेंड लग जाएगा, है कि नहीं। तो अब ऐसा है, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो कितना सेकेंड लग रहा है 1 कूलम निकले, इसको सॉल्व करेंगे कितना समय लग जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, इसको नेक्स्ट में पेज दिया होगा, हाँ। तो 1 सेकेंड में, सॉरी 1 कूलम निकलने के लिए कितना समय लगेगा 1/1.6 इंटू 10 to the power -10 सेकेंड। अब यही निकाले थे हम लोग, है ना। अब इसको क्या करना, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1.6 और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 to the power 10 सेकेंड, है ना जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना जाएगा, यहां से हम लेते हैं 100, ओके, और नीचे कितना हो जाएगा 1.6 और ये कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा 8। अच्छा ये पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये वाला 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो इतना सेकेंड लगेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6.25, है ना, 16 छक्के 96 और 4 वगैरह और है। तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 9 सेकेंड। अच्छा इसको आप ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यदि आपको ईयर में कन्वर्ट करने बोलेगा तो कीजिए, नहीं करने बोला तो यहीं पे आंसर छोड़िए, है ना। तो क्या करना है, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 6.25 इंटू 10 to the power 9 सेकेंड है। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होता है और एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा होता है। एक घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है और एक मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड होता है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेज में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेज में, है ना। अब इसको देख लीजिए कितना दिन लगेगा, है ना, लगभग ये 200 साल लगेगा, लगभग ये 200 साल लगेगा। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि उस बॉडी से 200 साल में 1 कूलम ऑफ चार्ज बाहर निकलेगा, जबकि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन, है ना।
तो ये कूलम्ब चार्ज कितना बड़ा बिगर यूनिट है, ये आप लोग सोचिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो एक कप वाटर में कितना नेगेटिव चार्ज होगा और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, ये ना निकालना है। तो सबसे पहले भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि हम एक कप में निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एक कप चाय में या एक कप वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। ओके, तो मान लेते हैं कि लेट 1 कप ऑफ water contains 250 ग्राम ऑफ वाटर। कितना वाटर कंटेन करके रखा हुआ है जी, 250 ग्राम। ऐसा हम माने हैं, ऐसा हम क्या है माने हैं। अब ये हम लोग माने कितना, 250 ग्राम, 250 ग्राम हम लोग मान के चले हैं। अब क्या है कि हम लोग इसको 250 है, इसको 200 ग्राम भी मान सकते हैं, 300 ग्राम भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। एक स्टैंडर्ड साइज हम लोग मान लिए 250 ग्राम। अब आपको पता है कि मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर कहने का मतलब कितना हुआ, ये H2O, और आपको पता है ना कितना होगा ये 18 ग्राम। कितना होगा 18 ग्राम, है ना। इसका मतलब कि ये जो 18 ग्राम वाटर में कितना नंबर होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये किसके बराबर होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर कितना 23, 10 टू द पावर 23, इतने होता है एवोगाड्रो नंबर, है ना। अच्छा, इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ H2O या फिर वाटर का लो आप, इसमें कितना हो जाएगा, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 18 मॉलिक्यूल्स, है ना। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर में अभी 18 ग्राम वाटर में इतना मॉलिक्यूल्स है, क्या ये इतना मॉलिक्यूल्स है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तो आपको 1 ग्राम में निकालना हो क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हमको यहां वाटर कितना लिए हुए हैं 250 ग्राम, तो 250 ग्राम में कितना होगा, तो क्या करेंगे 250 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। देयरफॉर नंबर ऑफ molecules in 250 ग्राम of H2O कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 के पावर 23 इंटू ये हो गया 1 ग्राम के लिए, तो 250 से आप मल्टीप्लाई, 250 से क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब जब 250 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इतना मॉलिक्यूल्स है 250 ग्राम में, इतना मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, अब आप लोग एक चीज समझिए यहां पर कि यदि 250 ग्राम में, इसको फिर से 250 ग्राम ऑफ H2O में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो है 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। ओके, अभी यही आपको बताए हम। ओके, मॉलिक्यूल्स, तो बताइए कि एक मॉलिक्यूल्स में कितना प्रोटॉन होता है या इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो फिर प्रोटॉन इन ईच मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि यदि H2O है तो
8 ऑक्सीजन का हो जाएगा और 2 किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो या तो 10 को प्रोटॉन होगा और 10 को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। एक मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो कितना मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 250 ग्राम ऑफ H2O, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू क्या हो गया, ये यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब 250 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल है ये देखना होगा हम लोगों को, है ना। और साथ में क्या देखना होगा कि एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल्स, तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना निकाल के रखे हम लोग, इतना निकाल के रखे 8.36 इंटू 10 टू द पावर कितना 24 और ये कितना है 10। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 8.36 और ये 10 के पावर कितना हो जाएगा 25। तो इतना इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर इतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। अच्छा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ H2O। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो नंबर है टोटल है ना, इसको क्या करेंगे n इंटू ई। तो ये कितना निकाल के रखे हैं हम लोग 8.36 इंटू 10 टू द पावर 25 और ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज इतना ही होगा कूलम्ब में, है ना। इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो ये देखिए तो बेस सेम पावर ऐड, तो कितना बचेगा 10 टू पावर 6 बचेगा पॉजिटिव में, तो ये 10 टू द पावर 6 बच गया पॉजिटिव में। और ये देखिए 8.36 को मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 से, कितना होगा ये बताइए, कितना होगा, कितना होना चाहिए 8.36 को मल्टीप्लाई करना है किससे 1.6 से, तो आता है मल्टीप्लाई करने, कितना हो जाएगा 6 छक्का 36, हाथ में 3 6 तिया 18 और 3 21, हाथ में फिर 2 हो जाएगा 8 छक्का 48, 48 और 2 50 और फिर इसी उतर जाएगा ये वाला 6 3 8 6 7 3 8 5 13, कितना डेसिमल बैठेगा 1 2 3, तो 13.376 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम्ब। तो इतना कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या रहेगा, एक कप ऑफ टी में रहेगा, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, कैसे बना समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है कि मान लीजिए कि हो सकता है कि एक कप ऑफ टी मांग ले, एक कप ऑफ वाटर मांग ले, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 200 ग्राम मान रहे हैं, 150 ग्राम मान रहे हैं, 100 ग्राम मान रहे हैं, है ना, या 250 ग्राम मान रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। जितना भी मानिएगा आपको पता है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। अब एवोगाड्रो आपको पता है कि मोलिकुलर, अभी हम लोग ले रहे हैं, अभी वाटर ले रहे हैं तो मोलिकुलर मास कितना होता है 18 होता है। तो हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा 1 ग्राम में मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम में मॉलिक्यूल्स। अब 250 ग्राम लिए तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। और हमको देखना है कि एक मॉलिक्यूल, एक जो H2O है ना, तो एक मॉलिक्यूल्स में कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप वहां से निकाल के फिर 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर टोटल चार्ज निकाल लीजिएगा, है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये क्या था, अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह से जवाब देना होगा आप लोग को, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बोला ये 3 pit ball A of 8 ग्राम carries positive charge of 5 into 10 to the power 8 10 to the power minus 8 coulomb. What must be the nature of the magnitude of the charge that should be given to a second pit ball fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary? देखिए इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है एक पीट बॉल है ना,
ए फ्री पिट बॉल ए 8 ग्राम है, जो कि 8 है, कितना है, इतना कूलम चार्ज रखा हुआ है, और मस्ट बी द नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड बॉल पिट बॉल बिलो द फॉर्मल बॉल। अच्छा, ये बॉल ए है, इसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है जी, 8 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है। और इस पर चार्ज कुछ दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, इतना दिया हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज शुड बी टू गिवन द सेकंड पिट बॉल बी, जो कि इससे 5 सेंटीमीटर नीचे है। इससे कितना नीचे है, 5 सेंटीमीटर नीचे है ये पिट बॉल बी। तो इस पर Q2 का चार्ज, ये QA मान लेते हैं और ये QB, तो QB पर चार्ज कैसा होगा, QB पर चार्ज कैसा होगा। और दूसरा चीज निकालना है कि इस पर चार्ज का वैल्यू भी निकालना है, और किस नेचर का चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब सोचिए, ताकि ये बॉल ये क्या रहे, स्टेशनरी रहे, ये बॉल यहां से हिले नहीं, यहीं पर रहे, ऊपर ही लटका हुआ रहे बिना कोई सपोर्ट का। अच्छा सोचिए, यदि नीचे तो वेट फोर्स काम करेगा नहीं करेगा, करेगा, मास इनटू जी। जब इसको ऊपर ही रहना है, इसका मतलब इसका अपोजिट एक फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए ना। और ये फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वेट फोर्स के बराबर। अच्छा, अब इसको ऊपर रहना है, और इस पर इसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका भी चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही चार्ज होना चाहिए। पिट बॉल बी का भी चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगे। यदि ये नेगेटिव चार्ज आप मानते हैं, क्या मानते हैं, नेगेटिव चार्ज, ऑलरेडी ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या करेगा, खींच लेगा। अब ये तो खींचेगा ही खींचेगा, साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ खींचेगा, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका भी नेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पहला मेरा ये तो समझ में आ गया कि जो नेचर ऑफ दिस सेकंड पिट बॉल है उसका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चार्ज का वैल्यू निकालना है, निकालना क्या है, चार्ज का वैल्यू। तो इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है और ये जो वेट फोर्स है, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये फोर्स कौन सा है, रिपल्सिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। कौन सा, कौन रिपेल कर रहा है, कौन रिपेल कर रहा है जी, बोलिए, कौन रिपेल कर रहा है इसको, पिट बॉल ना रिपेल करेगा। तो पिट बॉल रिपेल करेगा तो मतलब कूलम्बियन रिपल्सिव है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वेट फोर्स लग रहा है पिट बॉल ए पर। तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, के QA QB है ना, कूलम्ब फोर्स है, R², और ये कितना होगा, मास इनटू जी। आपको निकालना है QB, क्या निकालना है, QB। तो QB निकालने का तरीका क्या होगा, आप एक काम करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको उधर ले जाइए। तो ये QB इज इक्वल टू, देखिए तो ये एक्सप्रेशन सही है, मास इनटू जी R², R ऊपर जाएगा, और ये K इंटू क्यू ए नीचे की तरफ आएगा। तो ये कितना जाएगा, K इंटू क्यू ए। ओके, अब इसको पता है मास कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम। कितना दिया हुआ है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मतलब 8 इंटू डिवाइड करने का मतलब क्या, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना, केजी में कन्वर्ट हो गया। जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.8। कितना हो जाएगा, 9.8। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 0.05, 0. या तो फिर 100 से डिवाइड करेंगे, है ना, होगा। तो ये हो जाएगा इंटू 5 और 10 के पावर -2, 100 से डिवाइड कर दिए, डिवाइडेड बाय, अच्छा इसका स्क्वायर लेना, क्या लेना है, स्क्वायर लेना है क्या। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 9 के का वैल्यू, और क्यू ए का वैल्यू तो आपको पता है, यहां दिया ही खुद हुआ है, कितना, 5 इंटू 10 टू द पावर -8, है ना। अब इसको क्या करना है, सिर्फ सॉल्यूशन करना है, क्या करना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताइए, तो ये वाला पहले कीजिए, 25 इंटू ये हो जाएगा कितना, 8, 9.8 इंटू ये कितना हो जाएगा 25, और ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4, -4 ना। अरे स्क्वायर करेंगे कितना होगा, -4, और ये पहले से कितना है, -3, कितना हो जाएगा, 10 के पावर -7, 10 के पावर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 5 =
45, ये प्लस में 9 है और ये कितना है माइनस में है, तो एक बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा, इतने में होगा। अच्छा, ये पॉइंट हटाने का मतलब है, ये पॉइंट हटाने का मतलब कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ एक जीरो और चढ़ जाएगा, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 98 इंटू 8, 98 इंटू 8, 8 8 64, 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 9 8 72 और 6 कितना हो जाएगा 78, तो ये हो जाएगा 78 784 और इंटू 25 डिवाइडेड बाय 45। अच्छा, ये 2 जीरो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, पीट बॉल बी पर चार्ज आएगा, पीट बॉल बी पर चार्ज आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। इसमें क्या बोल रहा है, सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एग्जांपल 9। अच्छा, यहां पे एग्जांपल 9 कौन सा था, नहीं ये तो क्वेश्चन फिर इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बोला टू आइडेंटिकल चार्ज Q each are kept at a distance of R। देखिए दो आइडेंटिकल चार्ज है, एक Q है एक और Q है, दोनों आइडेंटिकल मतलब दोनों पर चार्ज क्या होगा सेम, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है R दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है एक थर्ड चार्ज Q स्मॉल Q है, वो प्लेस किया गया कहां पर, लाइन ज्वाइनिंग, तो कहीं पर भी रख देते हैं, इसको हम रख देते हैं यहां पर, ठीक है। यहां से यहां इसकी दूरी कितनी x, तो ये कितने हो जाएगा r माइनस x, है ना जाएगा। देखिए यार यहां से यहां तक है, ये वाला x है, कितना हो जाएगा r माइनस x। अब बोल रहा है देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, तो बोल रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग 3 चार्जेस आर इन द इक्विलिब्रियम, तीनों के तीनों चार्ज किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो बोल रहा है व्हाट इज द साइन, अच्छा इसका साइन क्या होना चाहिए, इसका भी साइन भी डिसाइड नहीं है, व्हाट इज द साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज। सबसे पहले साइन के बारे में चर्चा करते हैं, साइन के बारे में चर्चा, अरे इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, तो इसके कारण रिपेल करेगा मतलब इधर लगेगा, ठीक है, और इसके कारण भी रिपेल लगेगा, कोई दिक्कत है नहीं ना, तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। यदि नेट फोर्स का वैल्यू चार्ज स्मॉल q पर यदि 0 है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अब सोचो इसका उल्टा, यदि ये नेगेटिव हुआ, ये क्या हुआ नेगेटिव हुआ, है ना, तो क्या हुआ, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, यहां भी क्या हो सकता है इक्विलिब्रियम में हो सकता है। लेकिन यहां एक चीज सवाल है कि तीनों का तीनों किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स और ये इसके बीच में, तीन को फोर्स दिख रहा है ना, यहां पे F1 हो गया, ये क्या हो गया F2 और ये F3, ये तीनों फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पोजीशन कहां पर है, पोजीशन पहले तो पोजीशन निकालते हैं। तो सबसे पहले इस पर जो फोर्स लगा हुआ है इसका F1 इज इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग बराबर, तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ। सिमिलरली इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगा लो, K Q अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर, है ना जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस x का होल स्क्वायर। तो बेस देखो पावर से में तो बेस क्या हो जाएगा इक्वल, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r माइनस x, तो ये वाला x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू r, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा r बाय 2। तो एग्जैक्टली कहां पर रखना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, कहां रखना होगा, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। तो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पे हमको चार्ज रखना है, कुल मिला के ऐसा। नेक्स्ट पेज में लेते हैं ए वाला, ए आपका कैपिटल Q हो गया, ए हो गया कैपिटल Q, दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वहां पे स्मॉल q रखना है, ए भी r/2, ए भी r/2, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है r है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है r है, दोनों का बीच का डिस्टेंस r हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट निकाले इससे पहले हम लोग ये जो डिस्टेंस निकाले अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम लोग, इसको सॉल्यूशन करके लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये इसको इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तीनों चार्जेस का। तो जब तीनों चार्ज के इक्विलिब्रियम में होने के लिए
इसके इन दोनों का बीच का फोर्स और इसके बीच का जो फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पे आप लेते हैं, यहां इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं, क्या आएगा, k q बाय r बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एन होगा। और यहां पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में k q स्क्वायर हो जाएगा और डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप इसको देखिए तो k q कैंसल, एक क्यू बचा ना यहां पर, यहां बचा क्या, q r स्क्वायर बाय 4 जाएगा कहां पर, ऊपर, है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, q बाय r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर भी कैंसल। तो यहां स्मॉल q का वैल्यू निकालना था, वही उसी का चार्ज निकालना था, उसका वैल्यू क्या होगा, तो q अपॉन 4। तो इसका चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए स्मॉल q का, वो जो कैपिटल Q है उसका 1/4 होना चाहिए। और वो जो स्मॉल q है वो दोनों के बीच में रखना होगा, दोनों का बीच में रखना होगा, तभी ये तीनों चार्ज आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन इतना ही था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिस तरह से हम लोगों ने रेगुलर कोर्स देना शुरू किया है और न्यूमेरिकल्स विथ थ्योरी और थ्योरी विथ न्यूमेरिकल्स हम लोग बराबर करते चले जाएंगे हर दिन। जैसे जैसे थ्योरी कंप्लीट होता जाएगा करस्पॉन्डिंगली वैसे वैसे न्यूमेरिकल्स भी जाएगा। ओके, तो हमारे चैनल्स पे बने रहिए और नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बीच इसको जितना भी आप शेयर कर सकते हैं कम ही है हमारे लिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।